हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सभी दोस्तों को, सभी भाइयों को। कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त अभिषेक वर्मा और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी मैथ्स विद नेहरा सर पे, जहां हम अभी परसेंटेज की वीडियो हमारी डेली आ रही है, जिसमें हम परसेंटेज को समझ रहे हैं बेसिक से एडवांस लेवल पर। यहाँ परसेंटेज समझने के बाद आपके 100% स्कोर का हम टारगेट कर रहे हैं। एवरेज पढ़कर हमने एवरेज स्कोर को हमारे बढ़ाया था और परसेंटेज को पढ़कर अब हम हमारा एवरेज जो भी मैथ में स्कोर आ रहा है उसको 100% बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसी कोशिश में, उसी कड़ी में, उसके आगे स्टेप में हम जो है आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हमारी मैथ्स की क्लास, तो आज की क्लास चालू हम करने जा रहे हैं, शुरू हम करने जा रहे हैं, स्टार्ट करने जा रहे हैं एक शानदार लाजवाब कंसेप्चुअल सवाल के साथ। तो ये सवाल ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। इफ द प्राइस ऑफ टी इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 125 रुपीज पर किलो टू 150 रुपीज पर किलो, देन अ फैमिली डिक्रीज इस कंजप्शन बाई 2 किलोज। कि अगर चाय की कीमत 125 रुपए प्रति किलो से बढ़कर 160 रुपए प्रति किलो हो गई, तो एक परिवार ने चाय की खपत 2 किलो कम कर दी। जो उनकी मंथली खपत थी, मंथली कंजप्शन था, वो 2 किलो कम कर दिया। नाउ इट्स मंथली एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाई 10%। लेकिन फिर भी उस परिवार की मासिक जो खर्च था चाय पर वो 10% बढ़ गया। फाइंड ओरिजिनल एंड प्रेजेंट कंजप्शन। फाइंड ओरिजिनल एंड प्रेजेंट कंजप्शन। अब आप देखो इसमें क्या होता है। हमने अभी तक पढ़ा था कि एक्सपेंडिचर जो होता है वो होता है प्राइस इंटू क्वांटिटी के। क्या होता है? प्राइस इंटू क्वांटिटी। कि जिस अनुपात में प्राइस बढ़ा है उस अनुपात में एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, अगर क्वांटिटी को हम सेम रखते हैं तो। मतलब जो आपका एक्सपेंडिचर है वो प्राइस और क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। तो अगर हम क्वांटिटी को सेम रखें, हम अगर क्वांटिटी हमारी सेम रहे तो आपका अगर प्राइस बढ़ेगी तो एक्सपेंडिचर भी उस रेशो में बढ़ेगा। अगर प्राइस को सेम रख दें तो जो आप क्वांटिटी के साथ करोगे वो का वही आपके एक्सपेंडिचर के साथ हो जाएगा। तो इसमें ऐसे सवालों में बेसिकली क्या होता है, आपके 125 रुपए किलो से बढ़कर 150 रुपए किलो हुआ है। 125 रुपए किलो से बढ़कर 150 रुपए किलो हुआ है। तो इस कीमत से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ इस अनुपात से मतलब है कि किस अनुपात में बढ़ा है, और उसी के अकॉर्डिंग रेशो से ही, रेशो और परसेंटेज दोनों एक दूसरे के ही रूप हैं। तो जो रेशो के साथ ऑपरेशन इसमें होगा वैसा का वैसा ही आपके एक्सपेंडिचर के साथ हो जाएगा। मतलब आपके ओरिजिनल प्राइस तो था 125 रुपए और न्यू प्राइस कितना हो गया अब आपके सामने? 150 रुपए। न्यू प्राइस कितना हो गया दोस्तों? 150 रुपए। ठीक है, इसका मतलब आपके, हमें तो सिर्फ परसेंटेज पे बात कर रहे हैं हम। परसेंटेज पे कि 10% बढ़ गया, 2 किलो ओरिजिनल वैल्यू है ना। तो हमें क्या है, परसेंटेज पे बात कर रहे हैं और परसेंटेज से ही फर्क पड़ता है। यानी कि पहले अगर 5 था तो अब इनका अनुपात हो गया 6। इनको काट देंगे 25 से, यानी कि ओरिजिनल अगर इसकी वैल्यू 5 रुपए किलो थी तो अब होगी 6। 125 और 150 मान के भी करोगे तो भी आंसर यही आएगा। लेकिन हम यहाँ ये समझ रहे हैं कि हमें जो है इस हिसाब से काम को करना है। अब देखो आप, क्योंकि हम यहाँ पर कैलकुलेशन इजी करना चाहते हैं, तो जब मुझे पता है केवल रेशो का ही फर्क पड़ता है, तो मैं चाहे 5 से 6 करूं, चाहे 125 से 150, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो गया आपका प्राइस इंटू क्वांटिटी इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर। प्राइस इंटू क्वांटिटी इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर। तो प्राइस तो हो गया 5 से बढ़कर 6। प्राइस तो हो गया 5 से बढ़कर 6। अब एक्सपेंडिचर आपका क्या है? एक्सपेंडिचर आपका 10% से बढ़ा है। 10% से बढ़ा है, तो यानी कि या तो मैं यहाँ पे 10 से 11 मान लू, 10 से कितना मान लू? 11 मान लू। 100 से 110 भी मान सकता हूं, 100 से 110 भी मान सकता हूं, लेकिन मैं ऐसी वैल्यू मानूंगा जिससे मेरी कैलकुलेशन इजी हो, अब आप यहां देखो 10 से 11 मान रहे हैं, तो ये दोनों अगर इनसे आपस में कटेंगे तो हमारी क्वांटिटी इंटीजर वैल्यू में आएगी। हमारी क्वांटिटी जो होगी वो पूर्णांक प्राप्त होगी। तो 5 से तो 10 कट रहा है, लेकिन ये 6 से 11 नहीं कट रहा। तो कैलकुलेशन को इजी करने के लिए मैं इसको 6 से गुणा कर दूंगा ऊपर नीचे।
क्यों? ताकि हमारी जो क्वांटिटी आए वो इंटीजर फॉर्म में आए। तो इसलिए मैंने इसको 6 से गुणा कर दिया। अब ऊपर नीचे दोनों को क्यों कर रहा हूं? क्योंकि हमें परसेंटेज दी हुई है, तो जो परसेंटेज बढ़ना था वही बढ़ेगा। तो 10 से 11 हो चाहे 6 से गुणा कर दो, क्योंकि मुझे दिया हुआ है 10% बढ़ा है, तो मैंने अनुपात माना है 10 से 11। लेकिन जब मुझे ही मानना है तो मैं ऐसी वैल्यू मानूंगा जो हमारी कैलकुलेशन इजी करे। तो यहाँ 6 का भाग जाना चाहिए, तो हमने मान लिया कि पहले एक्सपेंडिचर 60 रुपए था और अब हो गया 66 रुपए। अब इसके अकॉर्डिंग आप देखो क्या हुआ कि पहले 5 रुपए पर किलो अगर प्राइस था तो एक्सपेंडिचर 60 रुपए था, इसका मतलब क्वांटिटी होगी 12 किलो। कितनी होगी? 12 किलो। अगर 5 रुपए पर केजी है और मैं टोटल 60 रुपए खर्च करता हूं, इसका मतलब मैं 12 किलो चीनी काम में लेता हूं। अब 6 रुपए पर किलो है, टोटल 66 रुपए खर्च करता हूं, यानी कि मैं अब 11 किलो चीनी काम में लेता हूं। ये ओरिजिनल वैल्यू नहीं है, ये सिर्फ हम ये सभी चीजें सिर्फ हम अनुपात मान रहे हैं। मतलब अगर ये पहले 12 यूनिट काम में लेता था ओरिजिनली, तो अब न्यू कंडीशन में, नई कंडीशन में ये 11 यूनिट काम में ले रहा है। पहले अगर 12 यूनिट काम में लेता था तो अब आपके 11 यूनिट काम में ले रहा है। तो इसने कमी कितने की कर दी? 1 यूनिट की। इसने अपने जो खपत थी, क्वांटिटी थी, जो कंजप्शन था, उसमें 1 यूनिट की कमी कर दी। उसकी ओरिजिनल वैल्यू क्या है? 2 किलो। उसकी वैल्यू क्या है? 2 किलो। तो हमसे क्या पूछ रहा है? वास्तविक और वर्तमान खपत ज्ञात कीजिए। 1 यूनिट की वैल्यू 2 है, तो 12 यूनिट की हो जाएगी 24 किलो और नई वाली 11 यूनिट की हो जाएगी 22 किलो। बस इस तरीके से आप इस सवाल को कर सकते हो। अब मैं यहां पर जो है 125 और 150 मानता तो भी अनुपात उसी में रहता, लेकिन कैलकुलेशन हमारी बढ़ जाती, क्योंकि इनमें सारा खेल अनुपात का है। इसलिए हम इसको इस तरीके से करते हैं कि ओरिजिनल प्राइस आपकी 125 रुपए किलो थी और अब होगी 150 रुपए किलो, यानी कि 5 से 6 के अनुपात में बढ़ गया। तो प्राइस मेरी बढ़ी 5 से 6 के अनुपात में और एक्सपेंडिचर 10% बढ़ा है, यानी कि पहले 10 था तो 11। अब मैं इसको 10 और 11 भी मान सकता था, लेकिन मुझे ऐसी चाहिए वैल्यू जिससे मेरी कैलकुलेशन कम हो। तो यहाँ 6 से कटना चाहिए था 11, तो मैंने इसको 60 और 66 मान लिया। तो यानी कि ओरिजिनल क्वांटिटी तो आ गई मेरी 12 यूनिट और नई क्वांटिटी आ गई 11 यूनिट। तो इसने मतलब 1 यूनिट की खपत कम कर दी। पहले 12 यूनिट काम में ले रहा था, अब 11 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू क्या है सवाल में? 2 किलो। तो ओरिजिनल 12 यूनिट तो हो जाएगा 24 किलो और 11 यूनिट हो जाएगा 22 किलो। यह आपका आंसर। अब इसको एक तरीके से और किया जा सकता है कि ओरिजिनल मेरा प्राइस था 5 से 6, ओरिजिनल मेरा प्राइस 5 से 6 बढ़ा है। वही तरीका जो हमने पहले काम में लिया कि मेरे को 5 से 6 बढ़ाना है प्राइस को, 5 से 6 बढ़ाना है। 5 से कितना बढ़ाना है? 6 बढ़ाना है, बस बिल्कुल। अब देखो 5 से 6 बढ़ाना है, यानी मैंने कितना इंक्रीज किया? 20%। 20% इंक्रीज किया। यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये पूरी 20% की है। ये आ गया समझ में कि 125 से बढ़कर 150 हुआ या 5 से बढ़कर 6 हुआ, तो वृद्धि कितने की हुई? 1 की वृद्धि 5 पर, 1 की वृद्धि 5 पर, यानी कि 20% मेरा इंक्रीज हो गया। अब मुझे क्या कह रहा है कि खर्चा 10% से बढ़ा है। खर्चा क्या? 10% से बढ़ा है। खर्चा मेरा 10% से बढ़ा है, यानी कि ये जो यहां तक 10% बढ़ा, यहां तक क्या हुआ? खर्चा आपका 10% बढ़ा, तो वो तो मैं अलाउ कर सकता हूं। इसके आगे 10% मेरा वैलिड नहीं है। ये आ गया समझ में कि टोटल 20% की वृद्धि हुई थी, उसमें से मैंने 10% की तो मान ली कि भाई मेरे मासिक खर्च में वृद्धि होगी, तो ये 10% की वृद्धि को मेरे को कम करना है। कमी करनी है 5 पर 10% की। मतलब ये जो 5 पर एडिशनल 10% था, जैसे हम पहले के सवालों में करते थे वैसे ही, तो हमें क्या करना है? दूर करनी है, कमी करनी है 10%। ये इसको ऐसे लिखो, 10% वृद्धि हटानी है, या 10% वृद्धि, जैसे हम पहले लिखते थे 10% वृद्धि को दूर करना है। मतलब ये टोटल 20% मेरे वृद्धि हुई है, इसमें से मैं 10% तो आपके अलाउ कर दूंगा, 10% तो अलाउ कर दूंगा, तो मुझे 10% को कमी करना है। तो इस 5 पर 10% बढ़ा है। 5 पर कितना बढ़ा है? 10%। तो मुझे 6 पर कितने की कमी करनी पड़ेगी? मान लो मैंने मान लिया x%। 5 पर 10% की वृद्धि हुई है, तो मैं 6 पर कितने परसेंट की कमी करूंगा? x% की।
क्योंकि अब हम 6 पे क्यों कर रहे हैं, हमने पहले भी समझा था, क्योंकि अब आपका प्राइस बढ़कर 6 हो गया है तो क्वांटिटी 6 के अनुपात में कम करनी पड़ेगी। या यूं समझ लो, मैं यूं कह रहा हूं कि 20% इंक्रीज हुआ, मैंने इसको 2 भागों में बांटा। मैंने पहले कहा कि आप 10% इंक्रीज तो मान लो, तो इसका मतलब जैसे हम पहले सवालों में कर रहे थे, इस 10% तक को छोड़ दो, इसके आगे हमें ये करना है कि 5 पर 10% बढ़ा है तो अब हमें खपत में कितनी कमी करनी पड़ेगी। तो 5 से बढ़कर हो गया 6, तो हमें खपत पर इतनी वृद्धि कमी करनी पड़ेगी कि वो 5 पर 10% को दूर कर दे, जैसा हम पहले सवालों में करते थे जब हमें ओवरऑल खर्चा बराबर रखना था। तो ये 10% की वृद्धि हम तो मान लेंगे, बाकी हमें इस 10% का खर्चा बराबर रखना है। तो 5 पर जो 10% की वृद्धि हुई है उसको 6 पर x% की कमी से दूर किया जा सकता है। तो x की वैल्यू आ गई 50/6, 50/6, यानी कि ये 50/6% हो गया। तो ये हो गया आपके 8 से 1/3%। 2 से काट लो, 25/3, 8 से 1/3%। 8 से 1/3% का मतलब 1/12, मतलब मुझे 12 यूनिट पे 1 की कमी करनी पड़ेगी। कमी कितनी करनी पड़ेगी, कमी मेरी होगी 1 यूनिट की, अगर टोटल 12 है तो इस 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 2 किलो। अगर टोटल मेरे पास 12 है तो उस पर मैं 1 की कमी करूंगा, 1 यूनिट की वैल्यू 2 है, तो टोटल 12 यूनिट की वैल्यू आ गई 24 किलो। और अब नया कितना आ गया, 12 में से ये 11 यूनिट तो 22 किलो। ये चीज आई या नहीं आई समझ में, एक बार वापस देखो कि हमें 20% का इंक्रीज दिया हुआ है कीमत पर। तो मैंने क्या किया कि ये 20% का इंक्रीज है, इसमें से मैं ये 10% तो मेरा वैलिड है, 10% तो मेरा वैलिड है क्योंकि क्वेश्चन में कह दिया कि 10% तो हम खर्चा बढ़ा दिए। तो बचा हुआ जो ये 10% है एडिशनल, इसको मेरे को दूर करना है। तो इस 10% की वृद्धि को दूर करना है, तो 5 पर 10% की वृद्धि को 6 पर कितने की कमी करके दूर करेंगे। तो मान लिया 6 पर x% की कमी करके दूर करेंगे। x की वैल्यू आ गई 50/6। अब इसको डायरेक्ट आप 100/12% भी लिख सकते थे, उसकी फ्रैक्शन वैल्यू आती है 1/12। 12 पर 1 की कमी करनी है, 1 की वैल्यू कितनी है 2, 1 की वैल्यू कितनी है 2। तो जो आपके ओरिजिनल वैल्यू थी, ओरिजिनल आपका क्वांटिटी थी, वो कितनी आएगी 12 यूनिट। 12 यूनिट, तो 12 यूनिट की वैल्यू आ गई 24, और अब 2 कम करके नई क्वांटिटी, नया कंजप्शन आ जाएगा 22। तो यहां से भी 24 और 22 आ रहा है, वहां से भी 24 और 22 आ रहा है। जैसा आपको उचित लगे आप ये मान के करो, ये कैलकुलेशन इजी लगे तो ऐसे कर लो, या ऐसे भी कर सकते हो कि जैसे अब इस सवाल को हम यहां रिलेट कर रहे हैं। जैसे यहां पर देखो, यहां पर ये कह रहा था ना कि इस सवाल में पेट्रोल के भाव में 14 से 2/7% की वृद्धि होगी, तो हमें खपत में कितनी परसेंट वृद्धि करनी पड़ेगी कि उसका खर्च अपरिवर्तित रहे। तो हम क्या करते थे कि 7 पर 1 की वृद्धि होगी, तो अब 8 हो गया, तो 8 पर 1 की कमी कर दो। तो वो का वही हमने यहां करा है, यहां पर किया है कि मैं इस 20% को जाने दो, मैं ये 10% तो अलाउ कर दूंगा कि 10% तक तो हो गया। अब मुझे क्या करना है, इस एक्स्ट्रा 10% की जगह कुछ कमी करनी है जिससे मेरी वैल्यू कम हो जाए। तो इस 5 पर 10% की वृद्धि को कितने पर कमी करेंगे, क्योंकि अब 5 से बढ़कर 6 हो गया, तो 6 पर x% की, तो वो आ गई 1/12। 1 की वैल्यू 2 है तो 12 की वैल्यू आ गई 24। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया। अब और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा जैसे जैसे हम सवाल करेंगे। A reduction of 2 rupees per kilo in the price of sugar, Chinu can purchase 4 kilo sugar more in ₹16. Find the original price। कि चीनी की कीमत में अगर 2 रुपए प्रति किलो की कमी हो जाए तो एक व्यक्ति चीनू है। अच्छा देखो आप क्या बात हो रही है, चीनू चीनी खरीदने जा रहा है। तो और अगर इसमें बहुत अच्छा हो जाता है कि अगर ये होता भी चीन का, तो बहुत आपके इसमें वो कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार लग जाता, या हो सकता है दूसरा हो, मुझे अच्छी तरीके से याद नहीं है, सॉरी हमारे हिंदी वाले सर, मैं ये चीज भूल गया। चीनी की कीमत में 2 रुपए प्रति किलो की कमी होगी, तो एक व्यक्ति चीनू 4 किलो चीनी 16 रुपए में अधिक, मतलब 16 रुपए में पहले जितनी खरीद रहा था उससे 4 किलो अधिक खरीद पाता है। तो प्रारंभिक कीमत ज्ञात कीजिए, प्रारंभिक कीमत ज्ञात कीजिए। तो पहले हम ऐसे सवालों को बेसिक से करेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आप क्या कर सकते थे। मान लिया मैंने ओरिजिनल प्राइस है P और ओरिजिनल मेरी जो खपत है वो है Q। आप लिख लो लेट ओरिजिनल प्राइस इज इक्वल्स टू P। आप लिख लो लेट
ओरिजिनल प्राइस इज इक्वल्स टू पी एंड ओरिजिनल कंजप्शन या ओरिजिनल क्वांटिटी इज इक्वल्स टू क्यू। ये मैंने मान लिया। इसका मतलब अगर मैं P रुपए पर किलो से Q किलो चीनी खरीदता हूं तो मुझे 16 रुपए पड़ते हैं। यही तो कह रहा है कि अब 16 रुपए में ज्यादा खरीद पा रहा है, जो भी आपके कमी हुई है और वृद्धि हुई है उससे। लेकिन पहले 16 रुपए में मान लो P रुपए पर किलो से Q किलो चीनी खरीदता था। अब क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि चीनी की कीमत में 2 रुपए पर केजी की कमी होगी। मतलब पहले P था तो अब हो गया P-2। पहले अगर P रुपीस पर किलो प्राइस था, अब हो गया P-Q। और अब चीनी कितनी एडिशनल होगी, Q+4, कि पहले जो क्वांटिटी काम में ले रहा था अब उससे 4 किलो अधिक खरीद रहा है 16 रुपए में। ये आपको आया या नहीं आया समझ में? जैसा सवाल कह रहा है वैसा ही मैं कर रहा हूं, मैंने कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं किया है। कि अब आपकी जो है प्राइस तो होगी 2 रुपए कम और क्वांटिटी बढ़ेगी 4 किलो ज्यादा, है ना। अब आप देखो आगे, P को Q से गुणा करेंगे PQ प्लस P को 4 से गुणा करेंगे 4P माइनस 2Q माइनस 8 इज इक्वल्स टू 16। इन दोनों समीकरणों को, दोनों बहुपदों को मैंने आपस में गुणा किया है, PQ प्लस 4P माइनस 2Q माइनस 8। अब आप देखो PQ की वैल्यू सवाल में क्या दी हुई है, 16, तो मैं यहां लिख दूंगा 16 प्लस 4P माइनस 2Q इज इक्वल्स टू 16 प्लस 8। ये माइनस का 8 था, इधर आके प्लस का 8 हो गया। अब आप देखो ये 16 इस 16 से कट जाएगा। कैसे काटा मैंने, ये 16 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 16 माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास आ गया 4P माइनस 2Q इज इक्वल्स टू 8, या इसको 2 से काट दो, 2P माइनस Q इज इक्वल्स टू 8। 2P माइनस Q की वैल्यू कितनी आएगी, 8। अब आप यहां पर ऐसे भी समझ सकते हो कि क्या आपके ये PQ तो 16 होता, आप इसको डायरेक्ट ही काट देते यहीं से और केवल इसको ही कैलकुलेट करते, 4P माइनस 2Q इज इक्वल्स टू 8 या 2P माइनस Q इज इक्वल्स टू 4। यहां देखो हमने ऐसे गलतियां हो जाती है कि इसको तो 2 से काट दिया पूरे को और इसको 2 से नहीं काटा, तो 2P माइनस Q इज इक्वल्स टू 4। अब इसमें ये देखो मैं आपको बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूं कि कैसे ये इक्वेशंस हल होती है। 2P माइनस Q को मैं लिख सकता हूं 16 अपॉन P। PQ इज इक्वल्स टू 16 है, PQ इज इक्वल्स टू 16 है, तो इसको माइनस 16 अपॉन P इज इक्वल्स टू 4। अब ये P की एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई जिसको हम सोल्व कर देंगे आगे। 2 से फिर कट जाएगा P माइनस 8 अपॉन P इज इक्वल्स टू 2। ओरिजिनल प्राइस माइनस 8 अपॉन P इज इक्वल्स टू 2। अब यहां पर आपके सामने दो रास्ते हैं, या तो इसको सॉल्व करो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कि P स्क्वायर माइनस 2P, P से मैं गुणा कर रहा हूं, P स्क्वायर माइनस 2P माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। या तो आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करो, या यहीं पर P की वैल्यू इन ऑप्शंस में से कुछ मानकर रख दो। हिट एंड ट्रायल जिसको बोलते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड से भी यहां से आपकी काम हो सकता है। आपको समझ में आना चाहिए, बेसिक सीखना भी है, लेकिन वहां पर यह होना चाहिए कि यार यहां तक मैं आके कैलकुलेशन करूं, इससे बढ़िया मुझे प्रारंभिक कीमत ऑप्शन में दी हुई है तो मैं ऑप्शन से रख दूं। अब हम पहले ऑप्शन से रखेंगे फिर आगे कैलकुलेशन करेंगे। अब आपको ऐसा मान रखना है जो 8 से कट 8 में जिसका भाग चला जाए, तो 3 का भाग जाएगा क्या, पॉइंटों में वैल्यू आएगी। अगर मैं यहाँ 3 रखूं, थोड़ा आइडिया लगाओ, यहाँ 3 रखूं माइनस 8 अपॉन 3, तो ये पूरा भाग नहीं जाएगा, तो कभी भी इस कंडीशन में 2 नहीं आ सकता, तो मैं 3 नहीं रखूंगा। 4 रख सकता हूं मैं, 5 भी नहीं रखूंगा क्योंकि पूरा नहीं जाएगा, 6 में भी पूरा नहीं जाएगा और 4.5 में भी पूरा नहीं जाएगा। तो मैं यूं नहीं कह रहा ये गलत है, लेकिन आपके पास ऑप्शन ही ट्राई करने को बेटर यही है। तो P की जगह मैंने 4 रखा, माइनस 8/4 बराबर, सोल्व करो, 4 माइनस 4 दूनी 8 बराबर 2। अगर मैं ऑप्शन से हिट एंड ट्रायल करता हूं यहां पर आके, तो मेरे पास सीधा सा आ जाएगा 4 माइनस 2 बराबर 2। इसका मतलब मेरा ऑप्शन 4 राइट है, बाकी सारे मुझे चेक करने की नीड ही नहीं है। हिट एंड ट्रायल में भी आपको केवल अंधाधुंध लट नहीं चलाने, धूल में लट नहीं चलाने हैं कि आप कोई सा भी उठा के रख लो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि 8 में भाग जाने पर पूर्णांक आना चाहिए तभी 2 आएगा, तो 8 में 4 का भाग जाएगा तो मेरी ओरिजिनल वैल्यू आ गई 4।
लेकिन अभी हम यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमें बेसिक भी आना चाहिए। ये हमने हिट एंड ट्रायल से कर दिया। दूसरी बात देखो, पी स्क्वायर, मैं इसको पी से गुणा कर रहा हूं, -2p - 8 = 0। अब हमें p के ऐसे दो गुणांक चाहिए, ये मैं आपको बता रहा हूं वो बैंकिंग की प्रैक्टिस क्लास में मेथड, तो वही हम यहां अप्लाई करेंगे कि p के हमें 8 के, ये 1 × 8 है तो -8 कि ऐसे दो फैक्टर चाहिए जिनको घटाने पर 2 आए। घटाने पर क्यों 2 आएगा? क्योंकि ये -8 है तो एक फैक्टर तो पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। तो जब एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा तो आपस में घटाने पर 2 आने चाहिए। तो 8 के दो ऐसे फैक्टर जिनको घटाने पर 2 आए, तो एक तो होगा 4 और एक होगा 2। एक तो होगा 4 और एक होगा 2, इन दोनों को आपस में गुणा करो तो 8 आएगा और घटाओगे तो 2 आएगा। अब मैंने आपको कहा था एक वैल्यू पॉजिटिव आएगी और एक वैल्यू नेगेटिव आएगी, तो कौन सी नेगेटिव होगी ये देखते हैं। आप देखो 2 का साइन क्या है, इससे ये जो p का कोफिशिएंट है इसका साइन क्या है, तो इसका साइन नेगेटिव है, यानी बड़ी संख्या 4 तो होगी नेगेटिव और छोटी संख्या 2 होगी पॉजिटिव। तो ये p के गुणांक आ गए, तो p की वैल्यू निकालना इजी है, इनके चिन्ह चेंज कर दो, इनके चिन्ह क्या करो आप, इनके चिन्ह चेंज कर दो और इस p स्क्वायर के गुणांक, p स्क्वायर के गुणांक 1 का भाग लगा दो। तो 1 का भाग लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, p की वैल्यू आई है 4 और -2। अब आप खुद ही बताओ क्या किसी चीज की वैल्यू माइनस में हो सकती है क्या गेहूं, चीनी, किसी की भी कीमत माइनस में हो सकती है? नहीं। तो ये हमारा नहीं होगा, p की वैल्यू आ गई 4। ये हमने बेसिक से सॉल्व किया है कि कैसे p की वैल्यू 4 आएगी। आप pq की वैल्यू 6 है कि ओरिजिनल प्राइस पर ओरिजिनल क्वांटिटी बाई करने पर हमारे 16 रुपए खर्च होते हैं। अगर मैं प्राइस 2 रुपए कम कर दूं और क्वांटिटी 4 रुपए बढ़ा दूं, 4 किलो बढ़ा दूं, तो भी मेरे ओवरऑल जो है एक्सपेंडिचर वो 16 ही आता है। इसको हमने सोल्व किया काट पीट के, ये 16 से 16 कट गया, 4p - 2q = 8। तो 2p इसको 2 से काट दिया मैंने, 2p - q = 4। अब इसमें q की वैल्यू मैंने रख दी 16/p, क्योंकि pq का मान 16 है। तो p की एक इक्वेशन बन गई हमारे और इस इक्वेशन को हमने सॉल्व कर लिया। तो ये आपका हो गया। इसी में मैंने बीच में बताया था कि आप यहां पर जाके हिट एंड ट्रायल कर सकते हो, आप p की वैल्यू 4 मान सकते हो। अब एक तरीका और है इसका, अगर कोई बोले कि मुझे तो इतनी भी कैलकुलेशन नहीं करनी, तो उसके लिए क्या होगा, आप देखो यहां पर एक व्यक्ति की ये यूं कह रहा है चीनी की कीमत में 4 रुपए पर किलो की कमी होती है, 4 रुपए पर किलो की कमी होती है, उससे चीनू 4 किलो अधिक चीनी खरीदता है। 4 रुपए पर किलो की, 2 रुपए पर किलो की कमी होने से चीनू जो है 4 किलो चीनी अधिक खरीदता है। मतलब जो अभी वैल्यू है p, अभी जो वैल्यू है p मान लो ओरिजिनल, और 2 रुपए कम होने के बाद हो जाएगी p - 2, 2 रुपए कम होने के बाद हो जाएगी p - 2। तो अभी भी 16 रुपए में क्वांटिटी क्यों इंटीजर में आती है? थोड़ा आइडिया ऐसे लगा सकते हो कि मैं p रुपए पर किलो, p का मान हमें पॉइंट में नहीं दिया हुआ, ओरिजिनल है, तो q अभी हमारी क्वांटिटी इंटीजर आती होगी 16 के लिए। अब अगर p - 2q कर दूंगा तो भी मेरी 16 में अब क्वांटिटी जो भी है 4 किलो बढ़कर वो भी इंटीजर आती। ये आई है नहीं आई समझ में कि जो p है वो भी 16 को पूरा पूरा भाग देता होगा, तब मेरे क्वांटिटी जो है इंटीजर पूर्णांक आती होगी। और p में से अगर मैं 2 घटा दूं तो भी वो जो संख्या है वो 16 को पूरा पूरा भाग देती होगी। तो हम यहीं से हिट एंड ट्रायल करें कौन सी ऐसी संख्या है जिसमें 16 का पूरा पूरा भाग जाता है और 2 घटाए बाद भी 16 का पूरा पूरा भाग जाता है। तो इनमें से ऑप्शन 3 में क्या 16 का पूरा पूरा भाग जाता है? नहीं। 5 में नहीं, 6 में नहीं और 4.5 में भी नहीं। तो हिट एंड ट्रायल हम यहां से भी कर सकते हैं। तो यहां से जब मैं हिट एंड ट्रायल करूंगा, यहां से जब मैं हिट एंड ट्रायल करूंगा, ये लिखने की भी मुझे जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ ऐसा सोचूंगा कि 2 रुपए कम करने पर भी 16 में पूरा भाग जाना चाहिए, तो मैं प्राइस मानूंगा 4। मैंने ऑप्शन से किया हिट एंड ट्रायल, तो ऑप्शन बी मैंने किया कि मैंने माना 4, मैंने क्या मानी, प्राइस को 4 कि हो सकता है ये मेरा सही हो। तो 16 रुपए में कितनी क्वांटिटी आती? 4 किलो। 16 रुपए में कितनी क्वांटिटी आती? 4 किलो। अब मैंने प्राइस को 2 रुपए कम कर दिया, तो 4 से 2 घट के होगी 2 रुपए। अब 16 रुपए में कितनी क्वांटिटी आ रही है? 8 किलो।
कि अब प्राइस जब 2 रुपए किलो होगी तो 16 रुपए में कितनी क्वांटिटी आ रही है, 8 किलो। अब आप देख लो पहले जो क्वांटिटी आ रही थी उससे 4 किलो ज्यादा आ रही है। तो बस आपका यहीं पे इटेन ट्रायल से हो सकता था, इतना करने की जरूरत नहीं थी। हमें समझना होगा कि कब हमारे लिए ऑप्शन ज्यादा बेटर है और कब बेसिक ज्यादा बेटर है। तो मैंने ये देखा कि 16 रुपए में ऐसी कोई प्राइस जिससे पूरा पूरा भाग जा रहा हो, तो ऑप्शन ही मेरे को ऐसा ट्राई करना है जिससे पूरा पूरा भाग जा रहा हो। जरूरी नहीं है पूरा भाग जाए, लेकिन ऐसा ऑप्शन ट्राई करो जिससे इंटीजर वैल्यू बने। तो कि हमने मान लिया 4 रुपए किलो, तो 4 रुपए किलो अगर प्राइस थी तो 16 रुपए में मेरे पास कितनी चीनी आती, 4 किलो। अब मेरी प्राइस 2 रुपए कम होगी, यानी कि अब 2 रुपए पर किलो प्राइस होगी, तो चीनी आ रही है 8 रुपए किलो। अब ये सवाल क्या कह रहा है कि 4 किलो चीनी अधिक खरीद पाता है, तो 4 किलो चीनी अधिक आ रही है, इसका मतलब 4 हमारा सही ऑप्शन है। ऐसे इटेन ट्रायल से भी आपको करने होंगे कभी। अब ये हमारे बिल्कुल इजी सवाल आगे जैसे हमने पहले किए थे। ड्यू टू 25% फॉल इनटू द रेट ऑफ एग्स, one can buy 2 dozen eggs more than before by investing 162 रुपीज। कि अंडों की कीमत में 25% कमी होगी, तो कोई एक व्यक्ति है वो 162 रुपए में पहले जितने अंडे खरीद रहा था अब उससे 2 दर्जन अंडे ज्यादा खरीद सकता है। तो हमें बताना है प्रति दर्जन अंडों की मूल दर, ओरिजिनल प्राइस क्या थी जब कमी नहीं हुई थी। तो अब हम कमी और वृद्धि का सवाल करेंगे कि यह आपकी कमी है और ये वृद्धि, ये हमने पहले डिस्कस किया था, ये हमने पहले डिस्कस किया था इन सवालों में। तो हमें 25% की कमी हुई है, यानी कि 1/4 की कमी हुई है, 25% की कमी हुई है। तो सेम प्राइस में वृद्धि कितने की होगी, 25% यानी कि 1/4 की कमी हुई है तो वृद्धि होगी। ऊपर वाला तो भगवान है, इसको कोई छेड़ नहीं सकता। नीचे 4 और 1 5, वृद्धि करेंगे तो 4 और 1 5 जोड़ देंगे कमी से, तो 1/5 की वृद्धि होगी, 1/5 की वृद्धि होगी। सही कर रहा हूं या 1/3 की, सॉरी 1/3 की वृद्धि होगी। कैसे कि कमी 1/4 की कमी हुई है, तो वृद्धि कितने की होगी, एक तो ऊपर वाला भगवान है और 4 में से 1 घटा देंगे 3। यही हमने समझा था कि जब a/b की वृद्धि होती है तो कमी होती है a/a+b की। तो a/a+b यानी कि 1/1+3 4 की कमी हुई है, तो 1/3 की वृद्धि होगी। या ऐसे आपको याद नहीं हो, कुछ डाउट रह जाए, तो आप क्या करोगे, ऐसे कर लो कि कीमत में 1/4 की कमी होगी, मतलब पहले कीमत थी 4 तो अब होगी 3। पहले आपकी कीमत थी 4 तो अब घटकर होगी 3। अब मुझे 162 रुपए में बढ़ाना है, यानी पहले मैं 3 ले रहा था तो अब 4 ले दो। अनुपात चेंज कर दो कि पहले कीमत 4 की जगह 3 होगी, मुझे पूरा खर्चा बराबर रखना है, तो मैं पहले 3 काम में ले रहा था तो अब कितने ले लूंगा, 4। तो वृद्धि कितने की होगी, 1/3 की। वैसे भी 1/3 आ रहा है, तो अब आप ऐसे देख लो, बिल्कुल इजी है। मतलब आपके वृद्धि हुई है 1/3 की, 3 यूनिट पर 1 यूनिट की वृद्धि होगी। तो आपको क्या कह रहा है, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 2 दर्जन। हमने 1/3 की वृद्धि करी कि अगर वो पहले काम में 3 यूनिट ले रहा था पहले, तो अब 1 की वृद्धि होगी, 1 की वैल्यू है 2 दर्जन। तो ओरिजिनली कितने काम में ले रहा था, 3 दूनी 6 दर्जन। 162 में अब 2 दर्जन ज्यादा मिलने लगे, यानी कि पहले वो 6 दर्जन काम में ले रहा था, तो प्राइस कितनी होगी, 162 में 6 दर्जन, तो 1 दर्जन की प्राइस होगी, 6 से कटेगा 27। बिल्कुल आसान है। आ गया समझ में कि कमी हुई है मेरे 1/4 की, तो वृद्धि कितने की होगी, एक तो भगवान है, 4 में से 1 घटा दो 3, तो 1/3 की। मतलब अगर वो पहले 3 यूनिट काम में ले रहा था तो अब बढ़कर 4 यूनिट काम में लेने लगेगा। इस तरीके से भी कि 4 से घटकर 3 हुई है तो क्वांटिटी 3 से बढ़कर 4 होगी। तो इस 1 यूनिट जो एक्स्ट्रा काम में लेने लग गया उसकी वैल्यू सवाल में दी हुई है 2 दर्जन। तो इसका मतलब वो पहले कितने काम में ले रहा था, 3 यूनिट यानी कि 6 दर्जन। पहले कितने काम में ले रहा था, 6 दर्जन। तो 6 दर्जन की प्राइस थी 162 रुपए, तो 1 दर्जन की हो जाएगी 27। 162 में 6 का भाग दे दो। इस तरीके से इस सवाल को करेंगे। तो उम्मीद करता हूं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि आज की वीडियो समय समाप्ति की ओर है। अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको क्या करना है, इनको रिवाइज करना है अच्छे से।
और फिर उसके आगे कंटिन्यू करना है। आप चाहो तो एक बार और देख लो कि 1/4 की कमी है तो 1/3 की वृद्धि होगी। 1 की वैल्यू है 2 दर्जन, 3 पर 1 की वृद्धि हुई है, 1 की वैल्यू है 2 दर्जन, यानी कि ओरिजिनली क्वांटिटी उसकी कितनी थी, ओरिजिनल क्वांटिटी थी 3 यूनिट यानी कि 6 दर्जन। 6 दर्जन कितने में आ रहे थे, 162 में, क्योंकि 162 ही पहले खर्च कर रहा था, अब भी 162 ही कर रहा है, 2 दर्जन एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, तो पहले 162 में 6 दर्जन आ रहे थे, तो इसकी प्राइस होगी 27 रुपए पर दर्जन, 27 रुपए पर दर्जन इसकी वैल्यू होगी। तो अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इनको अच्छे से रिवाइज करना है, और कंसेप्ट अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।